बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। हमने मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर की एक पीपीटी स्टार्ट की थी, पार्ट 1 में डिस्कस किया था, और पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली जो मेल रिप्रोडक्टिव के डिसऑर्डर होते हैं वो क्या होते हैं और किस तरीके से होती है। इन चीज़ों के हवाले से भी हम आज डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया किसे कहते हैं? बिनाइन कहते हैं वो मास, वो टिश्यू जो नॉन कैंसरियस हो। प्रोस्टेटिक, प्रोस्टेट ग्लैंड। हाइपरप्लेजिया, सेल के साइज का बढ़ जाना। ठीक है। जब एज के साथ एक मेल का प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट हो जाता है, एज के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड लार्ज हो जाता है, नॉर्मल साइज से बढ़ जाता है, उसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं। BPH is the progressive adenomatous enlargement of the prostate gland occur with the age। ठीक है जी। ये नॉन कैंसरियस इनलार्जमेंट होती है या हाइपरट्रोफी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की। ये एक तो नॉन कैंसरियस होती है, बाज़ औक़ात पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से, किसी जरासीम पैथोजन की वजह से भी ये इनलार्ज हो जाती है। अगर एक शख्स बिनाइन प्रोस्टेट के हाइपरप्लेजिया के साथ है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के इनलार्जमेंट के साथ है, लेकिन बिनाइन प्रोस्टेट ग्लैंड हाइपरप्लेजिया है, तो उसको साइन सिम्टम भी होंगे। उसके साइन सिम्टम के हवाले से हम डिस्कस करें तो अगर उसको स्टार्ट में क्या होगा, हेजिटेंसी होगी, मतलब यूरिन जब वो पास करे तो यूरिन पास करने के अंदर उसको तकलीफ होगी, लेट यूरिन पास होगा, तकलीफ, पेन होगा। उसका एक यूरिन पास करने, जब पास करता है मेल, तो उसका प्रेशर भी होता है, उस प्रेशर भी डिक्रीज होगा। क्यों? प्रोस्टेट ग्लैंड की इनलार्जमेंट होने की वजह से। यूरिन फ्रीक्वेंसी भी, उसको बार बार यूरिन आएगा, रात को भी नेक्टोरिया, रात को भी वो पेशेंट जो होगा बार बार यूरिन के लिए जाएगा। ये एक साइन सिम्टम्स होती है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया पेशेंट की। बेसिकली एक तो हमने कहा कि एज के साथ होता है। एज के साथ कैसे होते हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पैथोजेनिक तो जरासीम के साथ होता अलग है। यहां पर इसको बेसिकली ये होता कैसे उसके हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करना। देखो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है। नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज होते हैं और एस्ट्रोजन भी रिलीज होते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये क्या करते हैं, नॉर्मली जो होते हैं वो मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लिहाजा यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि भाई यहां पर लिखा गया डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, a metabolic of a testosterone is a critical mediator of a prostatic growth। कहते हैं ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो ग्रोथ होती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड की जो एनवायरमेंट होती है, उसका सबसे जो बड़ा वजह है वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है। भाई कैसे है, जहन में रखना, नॉर्मली जहन में ये रखना कि भाई ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये नॉर्मली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और नॉर्मली जो हमारी जो डिजायर है, जो फंक्शन है, उन चीजों में हेल्प करते हैं। लेकिन इतना जहन में एक एंजाइम होता है और वो एंजाइम हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर होता है। उस एंजाइम का नाम है 5 अल्फा रेडक्टेज एंजाइम। ये 5 अल्फा रेडक्टेज एंजाइम करता क्या है, इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देता है एज के साथ। जब इंसान का एज बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, ये एंजाइम इस टेस्टोस्टेरोन को, इसको डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जब ये हार्मोन इनके अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो ये एक सबसे बड़ा काज बन जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड के इनलार्जमेंट का। ये जहन में रखना, ये एंजाइम का पॉइंट भी जहन में रखना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। जब ज्यादा से ज्यादा ये टेस्टोस्टेरोन ये स्टोर होंगे, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन स्टोर होंगे, ज्यादा से ज्यादा ये स्टोर होंगे, और उसके साथ एस्ट्रोजन का लेवल, इन दोनों का लेवल जितने ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये दोनों सबसे बड़े काज बन जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की इनलार्जमेंट की। ठीक है जी। हाई एस्ट्रोजन लेवल आल्सो काज द बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तो ये दो पॉइंट जहन में रखना, प्रोस्टेटिक, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया क्यों होती है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कैसे बनता है, किस एंजाइम के जरिए बनता है, वो सारा मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। अगर एक शख्स है जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के साथ है, ठीक है, एक मरीज आता है, उसको मैं डायग्नोस कैसे करूंगा, तो उसके डायग्नोस के तरीके भी हैं। प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन,
ये एक एंटीजन देखा जाता है। अगर एक शख्स प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के साथ है तो उसका ये एंटीजन लेवल हाई आता है। ये भी हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि भाई ये पेशेंट प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के साथ है। हम उसका यूरिन एनालिसिस करते हैं, यूरिन के अंदर देखते हैं, अगर यूरिन के अंदर हेमेटोयूरिया हो, ब्लड आ रहा हो, ये यूटीआई कोई बैक्टीरिया पैथोजन वगैरह हमें मिला, तो यह भी हमें एक इंडिकेशन मिलती है कि भाई ये शख्स जो है वो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के साथ है। या एक डॉक्टर जो है वो रिक्टल थंब के जरिए रिक्टल एग्जामिनेशन करता है। ये मोस्ट रिलायबल है। ज्यादातर प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया को डायग्नोस करने के लिए रिक्टल एग्जामिनेशन किया जाता है। रिक्टल के थ्रू जो फिंगर है या जो थंब है, इसके जरिए प्रोस्टेट ग्लैंड की शेप और उसकी साइज इनको देखा जाता, असिस्ट किया जाता है अल्ट्रासाउंड के जरिए और सिस्टोस्कोपी के जरिए। विजुअल ऑफ द ब्लडर, विजुअलाइजेशन ऑफ द ब्लडर, एक ट्यूब जो होता है वो यूरेथ्रा के जरिए पास किया जाता है ताकि वो उस ट्यूब के उसके अंदर कैमरा होता है ताकि उसकी इन्लार्जमेंट, प्रोस्टेट ग्लैंड की हाइपरप्लेजिया की इन्लार्जमेंट, उसकी कंडीशन, शेप देखा जा सके। तो ये मुख्तलिफ तरीका है इसको डायग्नोस करने के लिए। एक होता है इंट्रावेनस पोलीग्राफी। इसमें क्या होता है, एक डाई जो है इस जो यूरेथ्रा है इसके वेन के जरिए इंजेक्ट की जाती है और ताकि फिर उसके एक्सरे किया जाता है ताकि वो एक इस डाई के अंदर कुछ कलर्स होते हैं वो जब चले जाते हैं अंदर, इसके अंदर फैल जाते हैं, फिर एक्सरे किया जाता है तो उस एक्सरे के जरिए प्रॉपर्ली तमाम अंदर स्ट्रक्चर को देखा जाता है। ब्लडर यूरिया एंड नाइट्रोजन, यूरिन डीआर एंड इंक्रीज। देखो अगर हम यूरिन भी करते हैं, यूरिन डीआर टेस्ट करते हैं ना, तो उस यूरिन डीआर के अंदर हम देखते हैं ब्लड देखते हैं, उसके अंदर यूरिया का लेवल देखते हैं, नाइट्रोजन का लेवल देखते हैं। अगर ये चीजें इंक्रीज आती है तो हमें ये एक इंडिकेशन मिलता है कि भाई ये शख्स जो है प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के साथ है। सीरम क्रिएटिनिन, ये अगर सीरम क्रिएटिनिन इंक्रीज आता है तो हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि इसके किडनी के अंदर भी प्रॉब्लम मौजूद है। ठीक है जी। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया को डायग्नोस करने के लिए। अगर एक शख्स बीपीएच के साथ है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के साथ है, तो उसका सर्जिकल मैनेजमेंट भी है, लेजर इन्विजन। अभी यहां पर कुछ लेस इन्वेसिव, ये कुछ तरीके बताए कि भाई ये कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट है, इनके जरिए इस चीज को कवर किया जा सकता है। ट्रांसयूरेथ्रल माइक्रोवेव हीट थेरेपी। Transurethral probe is the insert and application of a heat to the prostate tissue and become a necrotic and slug. Transurethral needle ablations, radio frequency energy used. फिर क्या है, ट्रांसयूरेथ्रल अल्ट्रासाउंड गाइडेड लेजर इंड्यूस एंड प्रोस्टेक्टमी। ये तीन तरीके हैं सर्जिकल। पहला क्या है, ट्रांस माइक्रोवेव हीट थेरेपी। देखो इसमें क्या किया जाता है, एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है, ठीक है, और वो ट्यूब इस पेनिस के अंदर इंसर्ट की जाती है, सीधे चली जाती है प्रोस्टेट के पास और वहां पर हीट थेरेपी दी जाती है जिसकी वजह से जो प्रोस्टेट के जो ग्लैंड के जो टिश्यू बढ़ गए हैं, हाइपरट्रोफी हुई, एनलार्ज, उन टिश्यू को वहां पर नेक्रोटिक किया जाता है, जला दिया जाता है, खराब कर दिया जाता है, मार दिया जाता है ताकि वो जो इनलार्ज टिश्यू है वो टिश्यू मर जाए, वो खराब हो जाए और फिर वो टिश्यू जो होते हैं वो यूरिन के जरिए स्लग होके बाहर निकल जाए ताकि यूरिन आउटपुट का जो रास्ता है वो क्लियर हो सके। एक तरीका कार ये है। दूसरा क्या है, कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी, कुछ रेस के जरिए, रेडिएशन के जरिए उस प्रोस्टेट ग्लैंड की जो इनलार्जमेंट टिश्यू इनको ब्रेक डाउन किया जाता है। और कुछ क्या है, अल्ट्रासाउंड और लेजर के जरिए, इनके जरिए जो इनलार्जमेंट टिश्यू है प्रोस्टेट ग्लैंड के उनको खराब किया जाता है, उनको मारा जाता है ताकि वो नेक्रोटिक हो जाए वो टिश्यू और वो टिश्यू पर स्लग होके बाहर निकल जा सके और यूरिन का जो रास्ता है वो क्लियर हो सके। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं उस इनलार्जमेंट टिश्यू को कम करने के, तीन सर्जिकल। ठीक है जी। अच्छा, ये तरीका बताया गया है, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। ये आप पिक्चर में क्लियरली देख भी सकते हैं। ये एक प्रॉपरली इन्वेसिव प्रोसीजर किया जा रहा है, ट्यूब प्रॉपर प्रोस्टेट ग्लैंड तक पहुंचाई गई है, फिर वहां पर उसको हीट दिया जाता है ताकि प्रॉपरली वो चीजें हैं वो जो इनलार्जमेंट टिश्यू है वो नेक्रोटिक हो जाए, वो जल जाए और फिर वो नीचे की तरफ, बाहर की तरफ निकल जाए ताकि वो यूरिन का जो रास्ता है वो क्लियर हो सके।
विद कंटिन्यूस इरिगेशन रिड्यूस ऑफ द प्रिवेंट ऑफ द क्लॉट फॉर्मेशन। इसमें क्या कहते हैं, कंटिन्यूस इरिगेशन किया जाता है। कंटिन्यूस इरिगेशन का मतलब क्या है, जब ये प्रोसीजर हो जाता है ना तो फिर क्या किया जाता है, ये हॉस्पिटलों में जिसने काम किया उनको आइडिया होता है। तो ये कंटिन्यूसली आप क्या कहते हैं, नोमोस्लाइन या फ्लूइड के जरिए ये एक 3 वे कैथेटर लगा होता है, जो पेनिस के अंदर 3 वे कैथेटर लगा होता है। एक कैथेटर के अंदर कंटिन्यूसली फ्लूइड बाहर से दिया जाता है ताकि वो फ्लूइड अंदर की तरफ जाए और जो भी नोमोस्लाइन है वो प्रेशर के जरिए अंदर की तरफ जाए और अंदर जो क्लॉट फॉर्मेशन बने होते हैं वो क्लॉट वगैरह बाहर की तरफ लेकर आ जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस इरिगेशन कहलाया जाता है। क्लॉग यूरेथ्रा, यूरिन रिटेंशन एंड किडनी डैमेज। फिर इसमें देखा जाता है कि भाई ये जो यूरिनरी का जो रास्ता है ये कोई ब्लॉक तो नहीं है, क्योंकि अगर ये ब्लॉक होगा तो यूरिन रिटेंशन होगा और अगर यूरिन रिटेंशन होगा तो किडनी डैमेज होगी। तो ये चीजें, इन चीजों को भी आपने देखना है। तो 3 वे जो फोलिस कैथेटर होता है वो आपने मेंटेन करना है। ऊपर लिखा है मॉनिटर इनपुट एंड आउटपुट। ये एक प्रोसीजर है ना, उस प्रोसीजर के बाद जो तरीकाकार है वो बताया गया है कि भाई अगर एक प्रोसीजर हो जाए तो फिर आपने कंटिन्यूस इरिगेशन, बाहर से फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा देना है ताकि अंदर क्लॉट्स वगैरह ना बने और जितनी भी गंदगी हो बाहर की तरफ निकल आ जा सके। दूसरी बात, दूसरा फिर उसके रिटेंशन को देखने के, भाई जो फ्लूइड अंदर जा रहा है वो बाहर निकल भी रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर नहीं निकलना है तो यूरिन रिटेंशन काज होगा, फिर ऊपर किडनी को डैमेज करेगा। ठीक है, फिर इन चीजों को मॉनिटर करना है, कितना इनपुट जा रहा है कितना आउटपुट आ रहा है। ठीक है, 3 वे पॉलिश के तरह मॉनिटर एंड ओवरलोड वाटर। अगर देखो इन चीजों को मॉनिटर करना है, क्योंकि अगर वाटर ज्यादा अंदर चले जाए, वाटर रिटेंशन हो जाए तो वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकती है, ज्यादा वाटर चला जाएगा, इडीमा हो सकता है पेशेंट को, मेंटल स्टेटस चेंज हो सकती है, एजिटेशन हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ये एक तरीकाकार बताया कि भाई आपने ट्रांसयूरेथर रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, जब ये प्रोसीजर हो जाए तो प्रोसीजर के बाद कौन सा तरीकाकार आपने अप्लाई करना है। अच्छा जी, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, मैनेजमेंट की बात हो रही है कि भाई आपने उसको मैनेजमेंट कैसे करना है। यहां पर क्या है, स्टेंट या बलून। देखो स्टेन या बलून, तो या तो मेटल का एक स्टेन होता है या एक बलून होता है। इसको बेसिकली इस यूरेथ्रा के अंदर इंसर्ट किया जाता है, पिनियल ग्लैंड की यूरेथ्रा के अंदर इंसर्ट किया जाता है ताकि एक क्लियर रास्ता बन सके, ताकि क्लॉट वगैरह या फॉर्मेशन वगैरह ना रहे और जितनी भी अंदर गंदगी है वो बाहर की तरफ निकलती जाए और क्लॉट्स वगैरह जो भी चीजें हैं वो बाहर की तरफ निकला जा सके और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो प्रॉपरली, वो उसकी जो कंप्रेशन है वो थोड़ी सी लॉस हो जाए ताकि जो यूरिन है ऊपर से बाहर की तरफ प्रॉपरली आए और वाटर रिटेंशन अंदर काज ना हो। सर्जिकल की बात करते हैं। Surgical removal of the inner part of the prostate through an endoscopy insertion through the urethra known external skin incision of the male। देखो ये TURP जो है ये एक सर्जिकल रिमूवल, एक सर्जिकल प्रोसीजर है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड की जो भी चीजें इनको रिमूव किया जाता है, लेकिन जो हाइपोट्रोफी जो चीजें इनको रिमूव किया जाता है लेकिन कोई बाहर से कट वगैरह नहीं की जाती है। एक एंडोस्कोपी के थ्रू किया जाता है, पेनिस ग्लैंड के जरिए इंसर्शन की जाती है एंडोस्कोपिक, और उसके जरिए आप अंदर जो एक्स्ट्रा जो टिश्यू है उनको आप रिमूव करते बगैर कोई कट वगैरह लगाए। प्रोस्टेक्टमी की बात करें तो प्रोस्टेक्टमी को ये एक सर्जिकल तरीका है जो इनलार्जमेंट प्रोस्टेट ग्लैंड की जो टिश्यू इनको बाहर निकालने का, लेकिन इसमें कोई कट वगैरह नहीं लगाया जाता है और ये यूरेथ्रा के थ्रू की जाती है। अगर इन चीजों को आप थोड़ा सर्च भी करेंगे यूट्यूब पे तो आप लोगों को वीडियो आ जाएगी और काफी कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। प्रोस्टेक्टमी की बात करें, अभी प्रोस्टेक्टमी मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड को बाहर निकालना। प्रोस्टेट ग्लैंड को, अभी प्रोस्टेट ग्लैंड को भी 3 तरीकों से निकाला जाता है। एक पेरिनियल प्रोस्टेक्टमी, पेरिनियल प्रोस्टेक्टमी मतलब जो पेरिनियम जो एरिया है उस एरिया से कट लगाया जाता है और उसके थ्रू उस एरिया में जब आप जो पेरिनियम जो एरिया है, जो डायमंड एरिया है, इस पेरिनियम एरिया में जब आप इंसर्शन करते हो और इसके थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड को बाहर निकालते हैं, जिसको पेरिनियल प्रोस्टेक्टमी कहलाई जाती है। एक होता है सुप्राप्यूबिक रिसेक्टमी, इसमें लोअर एब्डोमेन इंसर्शन थ्रू द ब्लडर एंड यूरेथ्रा में जब आप
एब्डोमेन के लोअर हिस्से पर कट लगाते हैं और फिर ब्लडर के थ्रू, ब्लडर में कट लगाते हो, ब्लडर के थ्रू आप प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड सुप्राप्यूबिक रिसेक्शन कहलाया जाता है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इन चीजों के ऊपर ध्यान रखें। एक होता है रेट्रोप्यूबिक, लोअर एब्डोमेन डज नॉट गो थ्रू द ब्लडर, इसमें कोई ब्लडर, इसमें भी कट लगाया जाता है लेकिन ब्लडर के थ्रू नहीं, विदाउट ब्लडर के थ्रू आप बगैर ब्लडर को साइड करके आप उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड को बाहर निकाल जाते हैं, तो इसको हम रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टमी कहलाई जाती है। पेरिनेल प्रोस्टेक्टमी जहन में रखना, सुप्राप्यूबिक रिसेक्शन और या रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टमी, इनमें यही फर्क है, सुप्राप्यूबिक में ब्लडर इन्वॉल्वमेंट होती है और रेट्रोप्यूबिक में कोई ब्लडर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ठीक है जी। अच्छा, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। अभी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें, अल्फा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर क्यों देते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, उस यूरिनरी ट्रैक्ट के जो मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करता है ताकि ये जो मसल्स हो वो रिलैक्स हो और यूरिन ये हो क्या प्रॉपरली बगैर पेन बगैर किसी तकलीफ से वो इजीली आउट हो सके। लेकिन इसके साथ कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं अल्फा ब्लॉकर देने की वजह से, और ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन हो सकता है। मतलब अगर एक पेशेंट है जिसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है लेकिन मैं उसको ये अल्फा ब्लॉकर दे रहा हूँ तो उसकी वजह से वो हो सकता है कि पेशेंट अचानक से जब बैठेगा एकदम उसका बीपी जो होता है वो डाउन हो सकता है, जिसको हम ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन कहते हैं, हाइपोटेंशन कहते हैं। अच्छा जी, फिर ओपियम सपोस्ट्री, ये रिड्यूस द पोस्ट ऑपरेटिव ब्लडर स्पाज्म। देखो ये सपोस्ट्री होती है जो रेक्टम के थ्रू दी जाती है। ये क्यों दी जाती है, क्योंकि जब ऑपरेशन के बाद, पोस्ट ऑपरेशन के बाद पेन बहुत ज्यादा होता है मसल जो ब्लडर स्पाज्म की वजह से, तो उस ब्लडर स्पाज्म को कम करने के लिए हम ओपियम सपोस्ट्री दी जाती है ताकि वो जगह सुन हो जाए और पेन कम हो। नार्कोटिक एनाल्जेसिक, बस ऑपरेशन के बाद हम ऐसे कुछ ऐसी मेडिकेशन दे जिसके अंदर थोड़ा सा नशा वगैरह होता है ताकि पेशेंट की जो पेन है उसका कम हो सके, जिसके अंदर वेकोडिन आते हैं, मॉर्फिन आता है, कोडाइन आता है। तो ये तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिसके जरिए क्या हो सकता है, आप पेशेंट का जो पेन है उसको कम किया जा सकता है। लेकिन इसकी वजह कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, क्योंकि ये क्या करती है, जो क्या कहते हैं नर्व्स होते हैं उनको थोड़ा कंप्रेस कर देती है। तो नर्व की कंप्रेस होने की वजह से जो मेटाबॉलिक जो मूवमेंट होती है इंटेस्टाइन की वो थोड़ी कम हो जाती है, और सेंसेशन कम होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है क्योंकि ये नशे होती है तो ये जो नर्व्स होते हैं उनके सिग्नल को कंप्रेस करती है। अच्छा, एक प्रोस्कार के नाम से मेडिकेशन आती है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये जहन में रखना। एंड्रोजेनिक हार्मोनिक इनहिबिटर प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन टू DHT एंड डिक्रीज द साइज ऑफ द प्रोस्टेट। मैंने पहले आपको बताया कि भाई प्रोस्टेट ग्लैंड का जो साइज बढ़ता है वो DTH डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन की वजह से बनता है। और जब ये प्रोस्कार एक ऐसी मेडिकेशन है, और ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू में आया भी है, प्रोस्कार एक ऐसी मेडिकेशन है जो टेस्टोस्टेरोन को डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट होने नहीं देती। जब भी टेस्टोस्टेरोन डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा तो प्रोस्टेट का साइज भी नहीं बढ़ेगा। तो ये जहन में आपका होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, अभी कुछ इसके इंटरवेंशन के हवाले से बात करें। एक पेशेंट अगर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के साथ है तो हमने क्या करना है, उनके फ्लूइड को इंक्रीज करना है, इनपुट आउटपुट को भी देखना है। फ्लूइड क्यों, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो फ्लूइड इंटेक कर सके और ज्यादा से ज्यादा यूरिन बाहर निकल सके, और जो भी कचरा है, जो भी चीजें हैं वो बाहर निकल सके। मेंटेन द ग्रेविटी ऑफ द ड्रेनेज ऑफ द फोलिस कैथेटर, जो फोलिस कैथेटर उसकी ड्रेनेज को, उसकी जो ग्रेविटी है उसको नीचे रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर अब एक पेशेंट ने बेड पे लेटा हुआ है और आपने यूरिन बैग को उसके टेबल के ऊपर रख दिया है, इस तरह नहीं, क्योंकि जब ग्रेविटी ऊपर होगी यूरिन ऊपर की तरफ तो यूरिन फोलिस बैग में नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो ग्रेविटी चेंज हो जाती है। तो आपने यूरिन बैग को पेशेंट से नीचे ही लटकाना है, बेड के साथ आपने लटकाना है, ताकि जो यूरिन बैग है वो नीचे हो और ऊपर से यूरिन जो है प्रेशर के जरिए आए और नीचे के अंदर चले, यूरिन रिटेंशन ना काज हो। कीप इरिगेशन फॉलोइंग नोट द क्लोट्स, इरिगेशन को देखना है। मैंने आपको पहले बताया कि भाई जितना फ्लूइड हम दे रहे हैं ना, वो जो क्या कहते हैं क्लोट्स को
ना बने, ताकि नॉर्मोस्लैन ये 3 वे कैथेटर आप ज़रा एक दफ़ा यूट्यूब में देख भी लेना। 3 वे कैथेटर होता है, उस कैथेटर में उस नॉर्मोस्लैन को उसके साथ अटैच किया होता है, वो प्रेशर के ज़रिए वो अंदर जाता है यूरिन उस कैथेटर के अंदर, और फिर वो जो नॉर्मोस्लैन है वो अंदर ब्लडर में जाता है, और जो इरिगेशन क्लॉट्स होते हैं उनको दूसरे वे के ज़रिए बाहर निकाला जाता है। पॉलिस बैग लगा होता है उसमें, ठीक है जी। अच्छा, पेशेंट के जो पेन है इन चीज़ों को भी देखना है। अच्छा, एक जहन रखना, मॉनिटर पेन लेवल, टेम्परेचर, ऑरल नॉट रेक्टल। पेशेंट के टेम्परेचर को आपने रेक्टली नहीं देखना, ऑरली देखना है। उसकी वजह है क्योंकि जो प्रोस्टेट के जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इस वजह से। अवॉइड द स्टैंडिंग, प्रोवाइड ऑफ द स्टूल सॉफ्टनर। पेशेंट को स्टूल सॉफ्टनर देना है, क्योंकि हमने पहले बताया कि जब मेडिकेशन देते हैं तो उसके अगर हम पेन को कम करने वाली मेडिकेशन देते हैं ओपियोइड्स, उसके अंदर क्या होते हैं, वो नर्व्स को कंप्रेस करते हैं। जब नर्व्स को कंप्रेस होंगे तो वहाँ पर मूवमेंट स्टॉप हो जाती है, तो उसके लिए कंस्टिपेशन होती है। तो इसलिए पेशेंट को हमने क्या करना है, स्टूल सॉफ्टनर भी देना है, जैसे कि लेक्सेटिव वगैरह होते हैं, ताकि स्टूल इजीली आउट हो सके। पेशेंट को डीप ब्रीथिंग के हवाले से आपने उसको टीच करना है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स के हवाले से, ठीक है। ऑब्जर्व द ब्लड डिस्टेंशन एंड स्पाज्म आज द एंटीस्पाज्मेटिक पेन इंक्रीज द ब्लड फ्लो। पेशेंट को आपने क्या करना है, उसके ब्लडर को भी देखना है, ताकि वो ब्लड हो तो फुल्ली वाटर यूरिन रिटेंशन तो काज नहीं हो रहा। पेन के हवाले से पेशेंट को पूछना है। और पेन क्यों इस वजह से पूछना है, क्योंकि जब पेन की वजह से क्या होते हैं, क्लोट्स की फॉर्मेशन में और इजाफा होता है, ठीक है। तो इसकी क्योंकि ये एक हमें इंडिकेशन मिलता है कि पेन कब होगा, जब क्लोट्स होंगे, रुकावट आएगी तो वहाँ पर उसमें क्या वाटर रिटेंशन भी, यूरिन रिटेंशन भी काज हो सकती है। तो पेशेंट के हवाले से पेन के हवाले से भी अपने पेशेंट से पूछना है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा था जो प्रोस्टेट ग्लैंड का था, वहाँ पर हमारे पास बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया खत्म हो गया। यहाँ पर हम दूसरे को डिस्कस करते हैं, मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्मिक प्रोस्टेट कैंसर। वहाँ पर हमारा एक टॉपिक खत्म। ये भी दूसरा डिसऑर्डर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जब कैंसर डेवलप हो जाए वो क्या होते हैं, उसके हवाले से हम डिस्कस करते हैं। विद द सेकंड लीडिंग काज ऑफ द कैंसर डेथ इन मेन। पेशेंट मेल के अंदर जो फर्स्ट लीडिंग काज होता है वो लंग्स है, सेकंड लीडिंग काज जो होता है मेन के अंदर वो है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर जो है ये सेकंड लीडिंग काज होता है मेन के अंदर, आदमियों के अंदर। रिस्क फैक्टर इंक्लूड एडवांस एज, with first degree relative which is the prostate cancer, with African American heritage and high level of the serum testosterone। अच्छा देखो, ये क्या कह रहे हैं कि भाई जब प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर कैंसर डेवलप हो जाए उसको हम प्रोस्टेटिक, इसको मेलिग्नेंट प्लाज्मिक प्रोस्टेटिक कैंसर भी इसे कह सकते हैं, या सिंपल वर्ड्स में मेलिग्नेंसी ऑफ प्रोस्टेट भी कह सकते हैं, या प्रोस्टेट कैंसर भी कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ आप कह सकते हैं। अच्छा, इसका रिस्क क्यों हो सकता है भाई, एडवांस एज भी एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। और दूसरी बात, ये ज़्यादा प्रोस्टेट ग्लैंड के जो कैंसर होते हैं ये ज़्यादातर अमेरिका और अफ्रीका के जो लोग होते हैं मेल, उनके अंदर ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। अगर एक शख्स प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर के साथ है तो उसका हमें एक इंडिकेशन मिलता है, जब हम उसका टेस्टोस्टेरोन सीरम टेस्टोस्टेरोन करते हैं तो वो हाई लेवल पे आता है। तो अगर उसका हाई लेवल सीरम टेस्टोस्टेरोन आता है तो हमें ये एक इंडिकेशन मिलती है कि ये पेशेंट जो है प्रोस्टेट कैंसर के साथ है, ठीक है। और इसका 5 ईयर सर्वाइवल रेट है। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है जो अभी एयरली डायग्नोस हो गया है, कि मिसाल के 2025 है ना, अभी इस 2025 में वो डायग्नोस हो गया कि भाई उसको प्रोस्टेट कैंसर है। तो फिर इसमें अभी से वो जब वो इलाज करता है और वो अपनी कोशिश करते हैं तो वो 5 सालों तक कोशिश होती है, एक आइडिया लगाया होता है कि 89% चांसेस होते हैं कि अगले 5 साल तक वो जिंदा रह सके। तो ये एक 5 ईयर सर्वाइवल रेट बताया गया है, ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर, अगर एक शख्स प्रोस्टेट कैंसर के साथ है, ठीक है जी, तो उस प्रोस्टेट कैंसर के साथ क्या साइन सिम्टम होंगे कि भाई अर्ली ट्यूमर, जब स्टार्ट में प्रोस्टेट कैंसर का ट्यूमर होते हैं तो कोई साइन सिम्टम ऐसा नहीं होते। यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन होती है, डिफिकल्टी एंड फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन, रिटेंशन, डिक्रीज द साइज एंड फोर्स ऑफ यूरिन सिस्टम। ये थोड़ी चीज़ें होती है, मतलब पेशाब करने में, जो यूरिन आउटपुट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, यूरिन बार बार आते हैं, फ्रीक्वेंसी, कभी कभार यूरिन रिटेंशन भी होता है, और फोर्स जो होता है, एक फोर्स प्रेशर होता है वो भी डिक्रीज होता है। यूरिन के अंदर ब्लड भी आता है,
पेनफुल एजुकुलेशन, एजुकुलेशन के दौरान पेन होता है, तो एयरली में कोई साइन सिम्टम नहीं होते, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो ये चीज़ें सामने आती है। ठीक है, पेनफुल एजुकुलेशन, एजुकुलेशन के दौरान पेन होता है। सब्जेक्टिव, अगर अगर एक पेशेंट है वो प्रोस्टेट कैंसर के साथ है तो उसका फीलिंग क्या होती है, बैक पेन होता है उसको, हिप पेन होता है, सेम सिम्टम ऑफ, बिल्कुल इसी तरह सिम्टम होते हैं जैसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी के साथ होते हैं। ठीक है, हाइपरप्लेजिया के साथ होते हैं, सेम उसी तरह सिम्टम होते हैं। ठीक है, जैसे उसके अंदर हेजिटेंसी होती थी, यूरिन करने में तकलीफ होती थी, और प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता था, यूरिन पास करने में तकलीफ होती थी, रिटेंशन भी हो जाता था, सेम उसी तरह चीज़ें होती है। ठीक है, लेकिन बैक पेन भी इसके साथ इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अगर एक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज बनाऊं कि एक पेशेंट है जिसको भाई उसको सेम उसको पेशेंट है, एक उसको हेजिटेंसी भी है यूरिन में, डिक्रीज प्रेशर भी है, फ्रिक्वेंसी भी उसको बड़ा मसला हो रहा है, बार बार यूरिन आ रही है, डिस्यूरिया के साथ भी है। लेकिन सबसे मेन बात मैं इसमें ये डाल दूँ कि वो बैक पेन और हिप के साथ है, बैक पेन के साथ है, तो आपको आइडिया हो जाएगा हाँ कि बैक पेन जो है प्रोस्टेट कैंसर के साथ हो सकता है। जब एक डॉक्टर है वो ऑब्जेक्टिव क्या चीज़ें उस पेशेंट के अंदर देख सकता है, लंप, इंग्वाइनल लम्प्स देख सकता है। ठीक है, वो असेस कर सकता है कि उसके टेस्टिस के साथ पे कोई लम्प्स वगैरह तो नहीं डेवलप हुआ है, इनलार्ज लिम्फ नोड की इनलार्जमेंट तो नहीं है, बैक ब्लॉकेज ऑफ यूरिथ्रा एंड रेक्टल डिस्फंक्शन, और पेशेंट की जो यूरिथ्रल ब्लॉकेज है उसको पेशेंट से पूछा जाएगा कि भाई यूरिन आ रहा है, नहीं आ रहा, किस तरह ब्लॉकेज हो रही है, रेक्टल डिस्फंक्शन, इन तमाम चीज़ों को ये ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव वो चीज़ें जो पेशेंट हमें खुद बताता है, और ऑब्जेक्टिव वो चीज़ें जो डॉक्टर खुद पेशेंट के अंदर देखता है। ठीक है जी। अच्छा, अभी एक पेशेंट है प्रोस्टेटिक कैंसर के साथ है, उसको डायग्नोस कैसे किया जाए। ठीक है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, ये एक हमने पहले बताया कि भाई डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन हम क्या कह सकते हैं, जो थंब है, एक डॉक्टर जो है थंब के जरिए वो रेक्टल के थ्रू पेशेंट की प्रोस्टेट ग्लैंड की इनलार्जमेंट, उसके साइज, उसके शेप को असेस करता है। ट्रांस ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड विद अ बायोप्सी, पेशेंट का अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है, और उसके जो जो भी प्रोस्टेट टिश्यू है उससे कुछ थोड़ा सा टिश्यू लिया जाता है, बायोप्सी की जाती है ताकि उसके कैंसर सेल उसके अंदर वाकई है या नहीं। ठीक है, और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन लेवल भी एवेल्युएट हो सके, अगर पेशेंट सीए के साथ है तो उसके ये लेवल भी, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन जो है उसका लेवल भी बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, और प्रोस्टेटिक सीमर एबनॉर्मल सेल होंगे, डिस्प्लेजिया होगा, एसिड प्रोस्टेट। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि एसिडिक फॉस्फेट प्रोस्टेट 100 हायर देन नॉर्मल, प्रोस्टेटिक एसिडिक फॉस्फेट, देखो अगर ये एक एसिड फॉस्फेट लेवल होता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर होते हैं, अगर इसका लेवल 100 से मतलब नॉर्मल से ज़्यादा आता है, 100 से ज़्यादा देन आता है, तो ये हमें एक इंडिकेशन देता है कि भाई एसिड फॉस्फेट का जो लेवल है वो 100 से ज़्यादा है, तो ये हमें एक इंडिकेशन मिलती है प्रोस्टेटिक सीए की। ठीक है जी। सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट इंक्रीज इफ द बून, अगर फॉर एग्जांपल ये प्रोस्टेटिक जो सी है ये बून तक फैला हुआ है, ये वहां से मीटास्टेसिस हुआ टेस्टिस से, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड से उसके जो कैंसर के सेल्स है वो बून तक चले गए, वो जो पेक्टोरल गार्डियल है, ये जो बून से इनको भी इफेक्ट कर दिया है, तो इसमें जब हम देखते हैं सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल बढ़ा, अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ आता है तो हमें यह इंडिकेशन मिलती है कि पेशेंट जो 4th स्टेज के साथ है, मेटास्टेसिस के साथ है, इसका जो कैंसर है प्रोस्टेट ग्लैंड से ये प्रोग्रेस होकर ये आगे बून तक भी ट्रांसफर हो गया है, तो फिर इसके लिए हम बून स्कैन देखते हैं ताकि वाकई बून की इन्वॉल्वमेंट हुई है या नहीं हुई। एमआरआई सीटी स्कैन, इन मुख्तलिफ तरीकों से हम प्रोस्टेटिक सीए को डायग्नोस करते हैं। अच्छा जी, ट्रीटमेंट क्या है, रेडिएशन है, केमोथेरेपी है, सर्जिकल थेरेपी है, ये तरीकाकार है प्रोस्टेट सीए को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, रेडिकल पेरिनियल प्रोस्टेक्टमी, रिमूवल ऑफ द प्रोस्टेट सराउंडिंग टिश्यू एंड लिम्फ नोड एंड इंग्वाइनल एरिया, जब आप प्रोस्टेट ग्लैंड, एक पेशेंट है ठीक है जो प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर के साथ है, मैं उसका प्रोस्टेट ग्लैंड भी पूरा रिमूव करता हूँ,
प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ उसके कुछ सराउंडिंग टिश्यू उनको भी रिमूव करता हूँ, कुछ लिम्फ नोड है उसके सराउंडिंग उनको भी रिमूव करता हूँ, कुछ इंग्वाइनल एरिया भी उसके साथ रिमूव कर देता हूँ, ताकि वो तमाम चीज़ों को रिमूव करता हूँ। तो इस प्रोसीजर को, इस सर्जिकल प्रोसीजर को रेडिकल पेरिनियल प्रोस्टेक्टमी कहलाई जाती है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अच्छा, यूरिथ्रा इज अच्छा, फिर क्या होता है, यूरिथ्रा इज द एनास्टोमोस टू द ब्लडर। एनास्टोमोस कहते हैं, दोबारा से ज्वाइन करते हैं को। फिर यूरिथ्रा को क्या, इन तमाम चीज़ों को हटा दिया जाता है, यूरिथ्रा को दोबारा ब्लडर के साथ डायरेक्टली अटैच कर दिया जाता है, ताकि ब्लडर से यूरिथ्रा यूरिन जो है वो डायरेक्ट यूरिथ्रा के अंदर वो चला जाए, ठीक है। यूरेक्टमी की बात यूरेक्टमी भी की जाती है। अच्छा, बायलेटरल ऑर्चोक्टमी, रिमूवल ऑफ द टेस्टस, ये तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि भाई जब आप सर्जिकल प्रोसीजर के जरिए क्या करते हो, टेस्टस को रिमूव करते हो, चाहे वन हो चाहे बोथ हो, इसको सॉरी वन नहीं, बायलेटरल, बोथ साइड ऑफ टेस्टस को जब आप रिमूव करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, बायलेटरल ऑर्चोक्टमी कहलाई जाती है, ठीक है जी। तो ये एक ट्रीटमेंट है कि भाई हमने पहले प्रोस्टेट कैंसर के हवाले से डिस्कस, प्रोस्टेट कैंसर क्या है, साइंस सिम्टम के हवाले से डिस्कस किया, फिर डायग्नोस के हवाले से डिस्कस किया, ट्रीटमेंट के हवाले से डिस्कस किया, ठीक है जी। अब इसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं कि भाई इसकी मैनेजमेंट क्या है। अच्छा जी, इसकी देखो, वो तो हमारा हो गया, अच्छा अब ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो गई। अच्छा, यहाँ पर ये मैनेजमेंट है मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्मिक ऑफ द टेस्टिकुलर कैंसर। अभी फॉर एग्जांपल एक पेशेंट जो टेस्टिस कैंसर, प्रोस्टेटिक कैंसर तो हमने डिस्कस कर लिया, प्रोस्टेटिक कैंसर क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया, साइन सिम्टम भी डिस्कस कर लिया, डायग्नोस भी देख लिया और ट्रीटमेंट भी हमने डिस्कस कर ली। अभी हमारे पास आता है टेस्टिकुलर कैंसर के हवाले से। तो टेस्टिकुलर कैंसर जो है इसके हवाले से अगर हम बात करते हैं तो भाई ये एक 1% होता है, बहुत ज्यादा रेयर होता है। टेस्टिकुलर कैंसर जो है बहुत ज्यादा रेयर होता है, 1% हो सकता है, और इसकी 15 से 35 साल एज इनके दरमियान हो सकता है 1%, ज्यादा बहुत ज्यादा कम होता है। एसेंशियल फॉर अ क्लाइंट टू लर्न टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन मंथली। देखो यहाँ पर कुछ बात है कि भाई हर पेशेंट को चाहिए कि वो अपने टेस्टिस की एग्जामिनेशन जो है सेल्फ करे, खुद से करे, मंथली करे, ठीक है। ड्यूरिंग शावर के टाइम ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा तरीका है कि भाई आप इसको टेस्टिस एग्जामिनेशन कर लो। टेस्टिस एग्जामिनेशन में क्या करना है, देखने कि भाई लम्स वगैरह तो नहीं है, कोई हार्ड या कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो आपको एबनॉर्मली फील हो रहा हो। तो इन चीज़ों को ये तमाम के लिए है कि भाई वो सेल्फ एग्जामिनेशन क्या करे, ठीक है जी। और ये जो टेस्टिकुलर कैंसर है तो ये पॉइंट ध्यान में रखना कि भाई ये 1% चांसेस होते हैं इसके, ज़्यादा इतना कॉमन नहीं है, और ये ज़्यादातर 15 से 35 साल की एज में होता है, और हर शख्स को अपनी मंथली टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन करनी चाहिए सेल्फ, ठीक है। अच्छा, 5 ईयर सर्वाइवल रेट है, अगर फॉर एग्जांपल किसी को डायग्नोज होता है तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है। इसका मैनेजमेंट की बात करें, सेम मैनेजमेंट है प्रोस्टेट कैंसर की तरह, भाई सेम उस ट्रीटमेंट है, चाहे केमोथेरेपी हो, रेडियोथेरेपी हो, सर्जिकल थेरेपी हो, सेम तरीका कार है इन चीज़ों का। इसमें दो चीज़ें होती है, एक शख्स है फॉर एग्जांपल वो टेस्टिकुलर कैंसर के साथ है, ठीक है, तो वो सब्जेक्टिव वो क्या फीलिंग कर सकता है, उसको ये फीलिंग होगी हेवनेस इन द स्क्रूटम, उसको अपने स्क्रूटम में कोई हेवनेस फील होगी, एबनॉर्मली फील होगी, वेट लूज होगा, स्क्रूटल पेन होगा, और इमोशनल एंड एजुकेशनल नीड उसको जरूरत, एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो सकता है। ये एक सब्जेक्टिव फीलिंग होती है। डॉक्टर जो है ऑब्जेक्टिव वो क्या देखता है, वो क्या कहते हैं, पल्पेशन ऑफ द एब्डोमेन एंड स्क्रोटम एनलार्ज, वो स्क्रोटम और एब्डोमेन के एनलार्जमेंट को देखता है। गायनो गायनोकोमास्टिया, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। अच्छा, ये हो सकता है, ये जहन में रखना, ये पॉइंट भी जहन में रखना। ये गायनोकोमास्टिया जो है ये अक्सर टेस्टिकुलर कैंसर के साथ होती है, और ये प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट ग्लैंड जो कैंसर है उसके साथ भी बाज़ औक़ात होती है। और अच्छा, ये जो गायनोकोमास्टिया है ना, गायनोकोमास्टिया ये नॉर्मली है, ये तो आम भी होती है, जैसे इंसान मेल है वो एज के साथ बढ़ते हैं तो उनकी थोड़ी सी जो ब्रेस्ट साइज है वो थोड़े से इनलार्ज होते हैं, मगर ज़्यादा इनलार्ज भी नहीं, वो एक नॉर्मल है, ठीक है जी। लेकिन जब नॉर्मली बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो ये एक मसला होता है, तो फिर आप इसको भी एग्जामिन कर सकते हैं। मास इन द टेस्टिस, ठीक है, ड्रेनेज, स्वेलिंग एंड हेमोरेज एंड पोस्ट ऑपरेटिव, इन तमाम चीज़ें जो होता है वो ऑब्जेक्टिव डेटा में कंडक्ट किए जाते हैं। अच्छा, इनफर्टिलिटी की बात करते हैं।
देखो इनफर्टिलिटी क्या होती है, देखो एक मेल की एक एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन करवा सकता है। वो एक हेल्थी स्पर्म सेल्स को प्रोडक्शन करता है और हेल्थी स्पर्म सेल फिर वजाना के अंदर एजुकुलेट होती है और फिर वो एक इतने एबिलिटी होती है उस स्पर्म के अंदर ताकि वो रिप्रोडक्शन करा सके। लेकिन इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि भाई एक शख्स की वो इनएबिलिटी कि वो एक रिप्रोडक्शन नहीं करवा सकता, तो जब उसको हम इनफर्टिलिटी कहलाई जाती है। और इनफर्टिलिटी तो सिंपल अल्फाज में जब एक मेल के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती है ताकि वो किसी भी फीमेल को प्रेग्नेंट कर सके, ताकि वो रिप्रोडक्शन कर सके, एक बेबी को डेवलप कर सके, जब मेल की इतनी एबिलिटी नहीं होती है, वो वजूहात पढ़ते हैं, तो उसको हम इनफर्टिलिटी कहलाई जाती है। इनफर्टिलिटी की काज क्या हो सकती है, मेल के अंदर वीजो वेरिकोज सेल्स की वजह से भी हो सकता है, क्रिप्टोकर्डिज्म की वजह से भी हो सकती है। देखो जब ये वेरिकोज सेल्स की बात करें, जहन में रखना, ये जो वेसल्स होते हैं, ये जो बहुत ज्यादा स्वेल हो जाए, बहुत ज्यादा स्वेल हो जाए, तो इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स के अंदर अपने कुछ लिफलेट्स होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, या ये वेरिकोज सेल्स की बात करें, एक ये दूसरी बात ये है कि भाई ये जो वेसल्स है मिसाल के तौर पर, ये प्रॉपरली इनलार्जमेंट ना हो, प्रॉपरली डायलेट ना हो। एक पॉइंट जहन में बताता हूँ कि भाई ये प्रॉपरली डायलेट हो तो प्रॉपरली फ्लो ऑफ ब्लड नहीं जाए, जब प्रॉपरली फ्लो ऑफ ब्लड नहीं जाए प्रॉपरली वो एरेक्टाइल नहीं होगा, जब प्रॉपरली एरेक्टाइल नहीं होगा तो प्रॉपरली एजुकुलेशन नहीं होगी। ठीक है जी, जब प्रॉपरली एजुकुलेशन नहीं होगी, प्रॉपरली स्पर्म नहीं जाएंगे तो प्रॉपर तो इनफर्टिलिटी का जो मेल है वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकता है। ठीक है जी। अनडिसेंडिंग टेस्टिस, एक शख्स से जो बचपन में है क्या उसको क्रिप्टो कैडिज्म के शिकार हो गया है और टेस्टिस जो है वो स्क्रूटम के अंदर प्रॉपरली नहीं है, इम्प्रॉपरली है, या तो जब प्रॉपर नहीं तो प्रॉपरली स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं, जब स्पर्म की प्रॉपरली प्रोडक्शन नहीं होगी तो वो मेल जो है वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाता है। इसी तरह अगर शख्स है जिसके स्पर्म जो है वो इम्पेयर है, प्रॉपरली एनर्जेटिक नहीं है, और या उसकी क्वांटिटी कम है या उसके नंबर के हिसाब से कम है, तो ये मुख्तलिफ वजूहात हो सकते हैं कि या हार्मोन इम्बेलेंसेस, तो मुख्तलिफ वजूहात हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। ठीक है जी। और ट्रीटमेंट इंडिकेशन की बात, एक इसमें काउंसलिंग दी जाती है, मेडिकेशन दी जाती है, और ये कुछ सर्जरी तरीका भी किया जा सकता है। ठीक है जी। काज ये वही बताया कि इनफर्टिलिटी के काज बताया कि भाई स्पर्म डिसऑर्डर, ठीक है भाई स्पर्म नंबर के हिसाब से नहीं है या उसकी मेच्योरिटी के हिसाब से प्रॉपरली स्पर्म मैच्योर नहीं है, तो ये भी इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकता है। वेरिकोसिल्स की वजह से हो सकता है, प्रोस्टेट रिट्रोग्रेड एजुकुलेशन, जो ब्लडर के अंदर जो एजुकुलेशन हो रही थी और ब्लडर के अंदर जो स्पर्म एजुकुलेट हो रहे थे, तो उसकी क्योंकि जब स्पर्म ब्लडर के अंदर एजुकुलेट होंगे तो बाहर नहीं निकलेंगे तो प्रेगनेंसी ही नहीं होगी। अम्यूनोलॉजिकल इनफर्टिलिटी हो सकती, अम्यूनोलॉजिक इनफर्टिलिटी हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, हार्मोन मेडिकेशन, बहुत कुछ मेडिकेशन ऐसी होती है जो क्या करती है स्पर्म की जो प्रोडक्शन है उनकी जो मिच्योरेशन है उसको इम्पैक्ट करती है, तो ये भी इन चीज़ों का शिकार हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अच्छा, एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करें तो इसमें क्या किया जाता है, मेल की जो स्पर्म है उसको आर्टिफिशियली उठाया जाता है और फीमेल के जो यूरिथ्रा है, जो फीमेल का जो यूराइटर्स होता है ब्लडर, उनके अंदर एजुकुलेट किए जाते हैं आर्टिफिशियली, ताकि वो इम्प्लामेंटेशन हो सके और वो जो एवोल्यूशन हो सके। खासतौर पर एवोल्यूशन के टाइम पर जब फीमेल की जो जो एवोल्यूशन डेज होते हैं ना, उस एवोल्यूशन, ये एक आर्टिफिशियल तरीका होता है। जब आप किसी भी मेल के जो भी स्पर्म है, मैच्योर स्पर्म है, उसको आप उठाते हैं और फीमेल के जो भी ब्लडर है उसके अंदर जब आप इजुकुलेट करते हैं एवोल्यूशन टाइम पे, तो ये आर्टिफिशियल इंसिनरेशन किए जाते हैं ताकि डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। और इसी तरह एक इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्मिक इंजेक्शन, ये भी क्या है, ये सिंगल स्पर्म बीइंग इंजेक्ट इनटू द ईच एग ऑफ द, अच्छा इसमें क्या किया जाता है, एक सिंगल स्पर्म को उठाया जाता है और फीमेल के जो एग्स होते हैं एग्स के अंदर एजुकुलेट किया जाता है। तो ये मुख्तलिफ दो तरीके हैं कि भाई अगर इस तरह अगर पेशेंट जो होता है वो इनफर्टिलिटी का शिकार होता है या कोई मसला होता है तो उसके जो स्पर्म है उनको उठाया जाता है और फीमेल के जो जो ब्लडर है इसके अंदर या उसकी जो फिलिपिन ट्यूब है उसके अंदर एजुकुलेट किया जाता है ताकि
या एग्स के अंदर एजुकेट किया जाए ताकि रिप्रोडक्शन हो सके। ठीक है जी। और ये हमारा जो टॉपिक था ये यहाँ पर क्लोज हो गया है। और हमारा इसमें बहुत सारी चीज़ काफ़ी डिटेल से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो और जितना मुझसे हो सके मैंने इसको एक्सप्लेन किया, ज़्यादा एक्सप्लेन करने मैंने नहीं किया, जितना मुझसे हो सकता था मैंने इसको एक्सप्लेन किया। और बाकी कुछ चीज़ें हैं जो प्रोसीजर वगैरह है इसके अंदर, वो आप जो आप अगर आप लोग का माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता उस पर, तो आप उसको यूट्यूब में सर्च करें, ताकि वो प्रोसीजर जब आप विजुअली आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को माइंड और भी क्लियर हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।